Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself मोहम्मद ज़काउल्ला SLC सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा। इसमें हम लोग जो है मॉडल पेपर 2 यानी मादरी प्रश्न पत्रिके 2 जो कि बोर्ड का है उसको हम लोग जो है डिटेल से जान रहे थे, मेन वाइज एंड क्वेश्चन वाइज। तो उसी तरह ऑलरेडी पार्ट 3 मॉडल 2 पेपर में कर चुका हूँ। तो आज पार्ट 4 है, उसके आगे का कंटिन्यूटी जो कि तुम्हें देख सकती 8th मेन कर रहा था पिछली पार्ट में, जो कि 31 क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ तक हुआ था। तो उसके आगे का क्वेश्चन आज हमें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಡೆದನು। ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಡೆದನು। ಗೊತ್ತು गुरी यानी कहाँ जाना किधर जाना पता नहीं है, क्या वक्त है पता नहीं, ओके, लेकिन अंधेरे में चल पड़ा, रात में देर रात में चल पड़ा। किधर जाना है कब जाना है कुछ भी पता नहीं, डोंट नो द वे, डोंट नो द टाइम, एनीथिंग, जस्ट इज़ मूविंग, जस्ट वो जा रहा है बस, कहाँ पे, अंधेरे में। तो ये बोलते कि मैंने लाइन मालूम हो गया। तो संदर्भ में कभी भी एक पोएम का या फिर लेसन का एक लाइन देती तो उसका हमें संदर्भ और स्वारस्य लिखना अगर को, उससे पहले कौन से पॉइंट लिखना है, तमाम चीज़ें पिछले क्लासेस में जिस तरह से 3 संदर्भ कर को लेसन सेट के तो उसमें समझा कूँ। तो ये अब आने वाले 2 सवाल जो हैं पोएम के देखो ही, तो उसमें का एक पोएम का एक ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಡೆದನು। तुम्हें मालूम हो गया कि ये पोएम सेट का सवाल है। पोएम का एक लाइन देखो ही जो कि बोधि वृक्षದ हाड़ू, तो उसका सवाल है। अब इसका हमें डिटेल से हमें पॉइंट वाइज आंसर लिखना। तो सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, सेम सवाल, ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಡೆದನು। ओके, सेम क्वेश्चन नंबर डोंट सी संदर्भ को लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आई के लिखना, मैं मतलब सिलेक्शन किस सबक से ये लाइन को लिया गया। तो ಬಸವರಾಜ ಸಬರದ ಅವರು ಅವರ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಹಾಡು ಕವನದಿಂದ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ या फिर ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ, दो भी लिख सकते हैं। मतलब बसवराजा सबरदा जो ऑथर पोएट ही, उनका लिखा गया एक नज़म है जो कि तुमने सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में है, बोधि वृक्षದ हाड़ू कर को, उस नज़म से आ कवनದಿಂದ ಸಾಲನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳದೆ, इस लाइन को यानी सवाल वाले लाइन को, ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಡೆದನು, इस सवाल वाले लाइन को जो है इस पोएम से, इस नज़म से, जो कि उसके नज़मकार जो है बसवराजा सबरदा है, उन्होंने लिखे हैं। तो इस सबक से, इस नज़म से ये लाइन को ली को आयके में लिखती। अब ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट में क्या लिखती तुम्हें, ओके, सेकेंड पॉइंट में अब यारू यारिगे ಹೇಳಿದರು ಅನಾನಿ वो लिखना। तो सेकेंड पॉइंट ऐसे शुरू होता है, ಆಯ್ಕೆ होने के बाद ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನು ಬುದ್ಧನಾಗಲು ಹೊರಟಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತೆಂದು ಕವಿ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನು ಬುದ್ಧನಾಗಲು ಹೊರಟಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತೆಂದು कवि ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। तो सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, सिद्धार्थ जब बुद्धा बनने के लिए गया, ओके, बुद्धनागलु हरटा, सिद्धार्थ जब बुद्धा बनने के लिए गया तो उसका मन की हाल, अवना मनस्थिति, उसका मन का स्टेटस ने किस तरह की मन में सोच रहा था करने की बात को पोएट कवि ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। यानी पोएट कवि जो है, इस नज़म के पोएट जो हैं बसवराज सबरदा, उन्होंने रीडर्स को बोल रही, ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। सिद्धार्थ जब बुद्धा बनने के लिए गया उसका मन कैसा था करने की बात जो है यहाँ पे पोएट को बोल रही है। ये सेकेंड पॉइंट हुआ। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ಸಂದರ್ಭ। ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟನು, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮಗನನ್ನು ಅರಮನೆಯ ವಿಲಾಸ ವೈಭವಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಹೊರಬಂದನು। ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಎತ್ತ ಸಾಗಬೇಕು, ಯಾರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಖರವಾದ ಧೈರ್ಯಗಳಾವುವು ಅವನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ। अगर को लिखती संदर्भ, सिचुएशन, माहौल को लिखती तुम्हें। थर्ड पॉइंट में क्या लिख रही, सिद्धार्थ नडुरात्रि, रात के अंधेरे में, सिद्धार्थ रात के अंधेरे में, ಒಬ್ಬಂಟಿ अकेला जब अरमनेಯಿಂದ ಹೊರಟನು यानी अपने पैलेस से, अपने महल से निकल पड़ा। ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮಗನನ್ನು, अपनी बीवी को और बेटे को, अरमनेಯ विलास वैभवಗಳನ್ನು और अपने महल के जो राज वैभव है इनको तुरंत इनको छोड़कर ಹೊರ ಬಂದನು। अपने महल में जो उसको फैसिलिटी मिल रही थी, जो आराम, ऐशो आराम मिल रही थी, उन सब छोड़कर ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ, रात में चल रहा था। ಅವನಿಗೆ ಎತ್ತ ಸಾಗಬೇಕು, उसे कहाँ चल पड़ना, ಯಾರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, किसको देखना, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು और क्या देखना,
ಎನ್ನುವ ಕನೆಕಿ जो है ನಿಖರವಾದ ಧೈರ್ಯಗಳಾವು ಕನೆಕಿ जो एग्जैक्ट हिम्मत एग्जैक्ट बात ಅವನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ उसके आंखों के सामने वो बात वो चीज़ नहीं थी कि मैं कहाँ जाना किधर जाना किसको मिलना करने का तो ऑन दैट टाइम दिस सेंटेंस हैज़ बीन कम कर को मतलब सिद्धार्थ जब अंधेरी रात में तय किया कि मैं अकेला घर से निकलूँगा और मैं किस लिए जो है मैं तपस्या करेंगे और मोक्ष को पाएंगे करके निकले उन्हें तो अकेला जो है अपने महल से निकल पड़ा तो अपनी बीवी बच्चे और अपने महल के जो धन दौलत उसका ऐशो आराम है सब छोड़कर निकल पड़ा तो रात में जब चल रहा था उसको कहाँ जाना किधर जाना किसको देखना करने को उसको एग्जैक्टली बात नहीं था निखरवाद धैर्य नहीं निखरवाद एग्जैक्ट वे एग्जैक्ट गोल ही डोंट नो वेट टू गो वेट टू मूव व्हाट टू डू ऐसा तो वो उस हालात की उस मेंटालिटी को यहाँ पे पोइट बता रही है तो थर्ड उस दौरान जो है ये सेंटेंस है फोर्थ पॉइंट स्वारस्य में ये लाइन आना स्वारस्य में क्या आया ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅರಮನೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಹೊರಟಾಗ ತನ್ನ ಗುರಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಾಧನೆಯ ಬಗೆಗೆ ನಿಖರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆದ ಅವನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಗುರಿಯು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದಂತಿತ್ತು ಎಂದು ಕವಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ तो स्वारस्य में क्या बोल रही फोर्थ पॉइंट में सिद्धार्थ जो है अरमनेಯನ್ನು अपने महल को छोड़कर निकल पड़ा ಹೊರಟಾಗ ತನ್ನ ಗುರಿ अपना गोल एम ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಾಧನೆ और उसका अचीवमेंट में क्या पाना करने का निखरते इಲ್ಲದೆ उसकी एग्जैक्ट मूवमेंट उसे नहीं मालूम थी ಅವನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ और रात में बस चल रहा था ಅವನ ಗುರಿಯು उसका गोल एम भी जो है अंधेरे में अड़गिदंतित्तु रहा था तो इस तरह से कवि अभिप्राय पट्टिद्दारे तो उसके अंधेरे में जिस तरह से निकल पड़ा था उसका गोल भी जो है अंधारा छा गया था कि किधर जाऊं क्या करूं करको तो उसकी हाल जो उसकी स्टेटस क्या थी उस रात में जब निकला बुद्धा तो वो यहाँ मज़ेदार किस्म की बात है नेक्स्ट क्वेश्चन संदर्भ का आगे का क्वेश्चन जाएंगे बच्चों अब हमें निट्टोटदली क्वेश्चन नंबर 33 निट्टोटदली ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ एक क्वेश्चन दी निट्टोटदली हायदनु बिट्टा मंडेली निट्टोट जिस हालत में उसी हालत में भाग खड़ा हुआ बिट्टा मंडेली यानी उसका बाल जो है बिखरा पड़ा था और उसका जो है सर के ऊपर का ताज नीचे गिर गया था और बाल सब बिखर पड़े थे जिस हाल में था उसी हालत में जो है भाग खड़ा हुआ निट्टोटदली हायदनु बिट्टा मंडेली तो पोएम का नाम ही चाहिए है तो तुमने मालूम हो गया ये हले कन्नड़ा का एक पोएम हो जो कि तुमने देखो ही उसी का लाइन है तो उसको अब हमें डिटेल से पॉइंट वाइज लिखेंगे तो दो यहाँ पे पोएम सेट के संदर्भ देखो इन 3 सवाल जो कि तुम ना देखो 5 सवाल आती जो कि 15 मार्क्स संदर्भ में रहती 3 सवाल जो है लेसन से पूछे अब 2 सवाल पोएम के तो उसमें का आखिरी सवाल निट्टोटदली हायदनु बिट्टा मंडेली की संदर्भ भी स्वारस्य लिखना इसका तो सबसे पहले पॉइंट लिखना तो ना मालूम है आई के लिखना है आय यानी सिलेक्शन यानी इस दिए गए लाइन को किस सबक से या नज़म से लिंक करने का लिखना तो ಗದುಗಿನ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಿಂದ ಆಯ್ದ ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದಿಂದ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ यानी ಗದುಗಿನ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ जो लिखा कुमारव्यास भारतದಿಂದ कुमारव्यास भारत करने की जो किताब है उसमें की नज़म है निट्टोटದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ मंडली इस नज़म से पद्यದಿಂದ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ इस लाइन को लिया गया है इस नज़म के लाइन को जो कि नारायणप्पा लिखा गया कुमारव्यास भारत नाम की किताब है उसमें की एक नज़म है निट्टोटದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ मंडली तो उसमें से इस लाइन को लिया गया है नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನನಿ ಓ ಲಿಖನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ में उत्तरನ ಓಟದ ಪರಿಯನ್ನು ಕವಿ ಹೀಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ उत्तरा जो कुमार था प्रिंस ओटद परिಯನ್ನು जिस तरह से उन्हें जंग के मैदान से भाग खड़ा हुआ उस रकम को जो है कवि ಹೀಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ पोएट या नज़मकार जो है इस तरह से डिस्क्राइब करी एक्सक्यूज मी उत्तरन ओटद परिಯನ್ನು उत्तर जो जिस तरह से भाग गया उस रकम को जो है पोएट यहाँ पे डिस्क्राइब करी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देख सकते हैं संदर्भ में क्या है युद्ध ಮಾಡಲೆಂದು ರಥವೇರಿ ಬಂದ ಉತ್ತರ ದೂರದಿಂದಲೇ ಕೌರವರ ಸೇನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರುತ್ತಾನೆ ಶಿವನೊಬ್ಬನೇ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲ ನಾವು ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾನೆ उत्तरನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿತ ಸಾರಥಿ ಅರ್ಜುನ ರಥವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆದರಿದ ಉತ್ತರ
ಇವನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ನಿಂತು ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿ ಓಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಓಡುವ ರಭಸದಲ್ಲಿ ಅವನ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಕದರಿ ಹಾರಾಡುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಸಾಕೆಂದು ಯಾರ ಯಾವ ಪರಿವನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಓಡುವ ಅವನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕವಿ ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. तो इसमें संदर्भ भी आ गया और स्वारस्य भी आ गया. तो संदर्भ कहाँ तक लिखना, जिस मौके में ये लाइन आया, सवाल वाला लाइन आया करके लिखना अब हमें, है ना. तो वो संदर्भ हमें लिख रही. युद्ध ಮಾಡಲೆಂದು जंग करना करको रथवेरी यानी घोड़े पर गाड़ी पर चढ़कर बंदा उत्तरा यानी प्रिंस एक राजकुमार था इन्हें उत्तरा जंग करेंगे करको जंग के मैदान में आया. दूरದಿಂದಲೇ जैसे आया दूर से देखा कि अपने दुश्मन जो कौरवना सैनी कौरव की जो फौज थी आर्मी थी ನೋಡಿ उनको देखकर ಹೆದರುತ್ತಾನೆ, डर जाता है. ಶಿವನೊಬ್ಬನೇ खुद शिव भगवानी ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲ, इसको जो है फेस कर सकता. शिव भगवान खुद ही जो है इनको फेस कर सकता, सो इनके साथ लड़ सकता. सो ನಾವು ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ हमें जीते सरकाच ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. इस तरह से डिसाइड करता है. उत्तरना मनस्सನ್ನು उत्तरा के मन को जो है अरिता सारथी, जिस तरह से उसको जान लिया सारथी उसका राइडर, अर्जुन रथವನ್ನು अर्जुन जो है अपने चैरियट को ಮುಂದೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ, आगे लेको जाता है. ಆಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆದರಿದ ಉತ್ತರ, जब उत्तरा और भी डर जाता है और साथ में ಇವನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ, इन्हें जो है मुझे मार डालता है ಎಂದು करको जीव भयದಿಂದ नडुगी अपने जान के डर से रथದಲ್ಲಿ अपने चैरियट में ಹಿಂದೆ ಸರಿದು पीछे हटकर निंतु खड़े होकर ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿ ಓಡುತ್ತಾನೆ. पीछे हटकर नीचे गिर उड़कर जो है भाग खड़ा होता है. आ ओडुवा रभसदली उस भागने के जो फोर्स में ಅವನ ತಲೆಯ ಕೂದಲು उसका सर का बाल जो है ಕೆದರಿ उसका सर का बाल जो हिलकर ಹಾರಾಡುತ್ತದೆ, इधर उधर ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಬದುಕಿದ್ದರೆ जी को रहे तो ಸಾಕೆಂದು ಯಾರ ಯಾವ ಪರಿವೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, जी को रहे बस किसका क्या भी नक्कोबा करने की हालत में उन्हें ओडुवा ಅವನ ಚಿತ್ರವನ್ನು भागने की उसकी रकम को जो है कवि ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ पोएट जो है इस लाइन में बहुत ही मज़ेदार अंदाज से ब्यूटीफुल अंदाज से जो है बयान करी. तो ये हो गया नेक्स्ट संदर्भ, जो कि इसमें स्वारस्य भी आ गया, संदर्भ भी आ गया. तो तुम्हें लिखे तो टोटल 3 मार्क्स मिलती. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें देख सकती 9th में क्वेश्चन नंबर 34. ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. नीचे दिए गए नज़म को पूरा करो और लिखो. ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು नीचे दिए गए नज़म को ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ पूरा कर को लिखो, ಬರೆಯಿರಿ. ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯ ಭಾಗ नीचे दिए गए नज़म को ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ पूरा करो और लिखो. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ करको फर्स्ट लाइन. आखिरी में ಬಂದಡೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪವ ತಾಳದೆ ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು. कने की लास्ट लाइन, फर्स्ट लाइन ये लास्ट लाइन ये. तो ये कौन सा नज़म का कौन सा पोएम करको देख ले तो तुमना मालूम हो जाता है. तो यू गॉट आइडिया, तो कमेंट कर सकती. तो तुमना मालूम हो गया. तो वचनगळु का लाइन है. ओके, तो अक्का महादेवी जो लिखो ही वचनगळु उसका एक नज़म के लाइन है. तो वो लाइन को लिखना तुमने. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗಂಜಿದಡೆಂತಯ್ಯ, ಸಮುದ್ರದ ತಡಿಯಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನೊರೆತರೆಗಳಿಗಂಜಿದಡೆಂತಯ್ಯ, ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದಡೆಂತಯ್ಯ, ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ, ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳು ಬಂದಡೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪವ ತಾಳದೆ समाधानियागिरबेकू. ओके, इसको लिखना है आपको, इस नज़म को लिखना है. पहला देखो लाइन देखो, बेट्टद मेलोंदु, यू कैन सी हियर इन द क्वेश्चन. ओके, 1 2 3 4 लाइन लिखना. लास्ट लाइन ये रहना, बंदड़े मनदल्ली कोपव ताळदे समाधानियागिरबेकु. बेट्टद मेलोंदु मनेय माडी, उन्हें देखो ही यहाँ से तुम्हें लिखना. ಮೃಗಗಳಿಗಂಜಿದಡೆಂತಯ್ಯ, ಸಮುದ್ರದ ತಡಿಯಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನೊರೆತೆರೆಗಳಿಗಂಜಿದಡೆಂತಯ್ಯ, ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದಡೆಂತಯ್ಯ, ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ, ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳು ಬಂದಡೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪವ ತಾಳದೆ समाधानियागिरಬೇಕು. ये आखिरी लाइन देखो ही, बंदड़े मनदली, उन्हें देखो ही लास्ट लाइन. ओके, तो बीच के जो लाइन्स ही तुम्हें लिखना, 4 लाइन. ओके, तो ये पोएम नोट कर लियो, तुम्हें लिख को जो है प्रैक्टिस करो 10 टाइम 20 टाइम्स हर लाइन को.
तो तुम्हें इसमें स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड करना, कोसा पोएम का करको लिखना, नाम लिखो अच्छा रहता है, वचनगलु का याद रहा तो वचनगलु करको लिखो, लास्ट में वो पोएट का नाम लिखो, अक्का महादेवी लिखो, अच्छा रहता है। तो सब याद नहीं हो तो तुम्हें लाइन्स तो कम से पूरे लाइन्स लिखना, इक्का दुक्का उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो तो डोंट वरी मच अबाउट दैट, ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना और कोसा लाइन भी स्किप नहीं होना। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक करो अगर को पूरा डायलेक्ट मिस्टेक नहीं करना। तो पोएम में ये देखती पूरे लाइन्स लिखना, नीटनेस ने लिखना, हो सकता मैक्सिमम स्पेलिंग मिस्टेक करना, इक्का दुक्का तिक्का जो होगा तो क्या भी नहीं, नो प्रॉब्लम, मैक्सिमम नहीं हो सका देखना, पूरे लाइन लिखना, नीटनेस से लिखना, पोएम का नाम लिखो, लास्ट में ऑथर का नाम लिखो, तो नीट से तुम ना जो इसके रिवार्ड्स सीन देख सकती तुम्हें, पद्यದ पूर्णಗೊಳಿಸಿ का रिवार्ड्स के था 4 मार्क्स है, तुम ना 4 मार्क्स ईजिली तुम्हारे हो जाती। ये सब पासिंग मार्क्स में है। तुम ना देखो नज़मा याद कर ले तो भी तुम्हें जितने मेमोराइजेशन के, मैं पोएम लेसन जब इसे एक्सप्लेनेशन करने के टाइम में बोल कर हूँ कि नज़मों में ये जो है मेमोराइजेशन को ही करको, तुम्हें जाको इसी चैनल पे तुम्हें देख सकते हैं, हर लेसन हर पोएम का जो है डिटेल से मैं करको हूँ, समझा को हूँ और उसके अभ्यास प्रश्नों भी समझा को हूँ, तो हाँ मिल जाती। तो इस तरह से तुम इस लाइन को, हर एक लाइन को याद करना ज़बानी और लिख को प्रैक्टिस करो तो ईजिली लिख ले जाओ। तो इसका माना क्या, अगर तुम पहाड़ के ऊपर घर बना को, बेट्टदा मिलंदु मने मुर्गागली गंजी दणिते, जानवरों को डरे तो कैसा, पहाड़ के ऊपर जंगल में घर बना ले को जानवराना नहीं कर को बोले तो कैसा होता है, आता अच्छे। समुद्र तड़ियलೊಂದು मनिया माड़ी नोरे तरेगली गंजी दौड़ते, अब समंदर के किनारे समुद्र में घर बना ले को मुझे वहाँ पे गंदगी नहीं आना, लहरें नहीं आना, ये नहीं आना, वो नहीं आना, समंदर से क्या भी बलाबत्तर नहीं आना करके बोले तो होता क्या नहीं, आता अच्छे। ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ नाचिदड़ते, अब बाजार में घर बना ली, आवाज़ आया ना नहीं करके उसे शर्माए तो मुझे आवाज़ ही नहीं करके बोले तो होता, यू हैव टू फेस दैट आती। उसी तरह ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೇಳೆಯ, उसी तरह कि ये लोगों सुनो कि ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ತುತಿನಿಂದೆಗಳು ಬಂದೆಡೆ, तुम्हें इस ज़माने में इस दुनिया में पैदा हुई का तो तुम्हारे ऊपर जो है कमेंट्स भी आती, तुम ना जो है वाहवाही भी करती, कोई डिमेरिट भी करती। तो इस तरह आने पर मनदल्ली कोप तड़े, अपने मन में गुस्सा ना होते हुए समाधानी पेशेंस से रहना, सबर से रहना, मन में गुस्सा नहीं होना, पेशेंस से रहना, सबर से रहना। नेक्स्ट सेकेंड नज़म, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು, ये करको देखो। तो ये भी जो है वचनगणु का पोएम है, एक लाइन देते हैं ये या फिर ये, दोनों में एक लिखना है। अब दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं, दोनों में एक लिखे तो बस, ओके, एनी वन यू आर गोइंग टू बी राइट, नो नीड टू राइट बोथ आल्सो। ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು, तो आखिरी लाइन क्या है, स्थावर कळिवुंटु जंग मक्कळिविल्ल। उಳ್ಳವರು शिवालय रहने वाले शिव भगवान का मंदिर बनाते हैं, स्थावर कळिवुंटु जंग मक्कळिविल्ल, यानी जो कांस्टेंट चीज़ें उन्हें ख़त्म हो जाती है, लेकिन जंग मक्कड़ जो है उन्हें मिटते नहीं रहती हैं करको। तो ये भी वचनगणु का नज़म है। तो तुम ना ये नज़म भी करको हूँ मैं ऑलरेडी, इसी चैनल में तुम ना मिल जाती हैं वचनगणु, वहाँ जाकर तुम्हें पूरा वर्ड टू वर्ड तुम्हें देख को समझ सकती हैं और उसके अभ्यास प्रश्नगणु भी करको हूँ, डिटेल से तुम ना मालूम होता है। और पूरा वॉच करो वो लेसन इसी चैनल पे जाको टाइप करो, जस्ट इंग्लिश में तुम्हें टाइप करो, कौन सा भी लेसन जो है आ जाता है। जो भी लेसन जो भी पोएम होना जस्ट तुम इंग्लिश में टाइप करो, नो नीड टू टाइप कन्नड़ा में टाइप करना अगर को नहीं है, उसी अंदाज से टाइप करो, लास्ट में अल अंसार करके डालो, तुम ना मिल जाता है। तो उಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು ये नज़म है। देखो एक फर्स्ट लाइन उन्होंने देखो ही, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು, ನಾನಿನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ, ನಾನಿನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ, ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ, ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮ ಕಳಿವಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಾವರ कळिवुंटु जंगम कळिविಲ್ಲ। सो दिस इज़ द पोएम, ये पोएम है। तो तुम ना पहला लाइन और आखिरी लाइन दिए, तो इस नज़म को तुम्हें याद करना, मेमोराइजेशन करना, लिख को हर लाइन को 10-20 टाइम्स प्रैक्टिस करो। सो तुम ना 3 इसमें का 4 मार्क्स होना का, तो इधर तुम्हें फर्स्ट वन लिखो,
जो पहले बताया वो, या फिर ये दोनों भी लिख ले को बैठ को टाइम वेस्ट करो नको, जस्ट यू राइट द क्वेश्चन नंबर और उस आंसर को, उस नज़म को लिखो। 2 ऑप्शन देख रहे थे तुम ना मॉडल पेपर में जिस तरह से थी उसी तरह तुम ना बोर्ड एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में भी 2 ऑप्शन, 2 पोएम, 2 नज़मा देख रही थी। 2 में तुम ना कौन सा अच्छा बेहतर आता है, कौन सा ईजी दिखता है, तुम्हें कॉन्फिडेंट है वो अटेम्प्ट करो, वो लिखो नीट से। और लिखने के टाइम में ये बातें याद रखना कि जितने भी लाइन लिखना, कहाँ से शुरू करना, कहाँ से ख़त्म करना, वो देख लेना पहले, तो वो नज़म के पूरे लाइन लिखना, ओके। और स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करना। और पंक्चुएशन मार्क्स क्या, तो भी जैसे क्वेश्चन मार्क है नहीं, यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये सब नहीं मिस करना, ये भी देखते। पंक्चुएशन मार्क नहीं मिस करना, अगर पंक्चुएशन मार्क्स है, ओके। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना और पूरे लाइन लिखना। और तुम्हें वचनगढ़ और लास्ट में ये किसके ऑथर बसवण्णा ये भी लिखे तो अच्छा रहता है। अगर वो सब याद नहीं होता, कम से कम तुम्हें इतना पॉइंट मेंटेन करना कि राइट ऑल द लाइन्स, राइट विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड राइट ऑल द पंक्चुएशन मार्क्स। और नीटनेस से, गोल से, अच्छे पाक से लिखो। हर वर्ड के बाद एक एक फिंगर स्पेस दियो। ये त्वा, वो त्वा, गुणिताक्षरा जो है उसको स्किप मत करो। वत्तक्षरा से भी इक्का दुक्का हो जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन मैक्सिमम तुम्हें नहीं करना। अगर सर हमने पूरा लाइन याद नहीं हुआ, हमें 2 की 3 की याद हो गए, क्या हमने मार्क्स मिलती हैं? हाँ, नथिंग देन समथिंग, तब 4 है नहीं, 4 नहीं मिलते तुमने 2 की 1 की मिलता है। तो तुम्हें पूरा याद नहीं रहा, उस टाइम को याद नहीं आया, कुछ तुम्हें भूल गए, कितने लाइन आती, कम से कम फाइनल लास्ट इज द चांस, क्या कहते हो, कितने लाइन से याद ही उतने पॉइंट लिखो। पूरे लिखे तो आउट ऑफ 4 मार्क्स विल गेट 4 मार्क्स है नज़म का। डोंट मिस दिस मेन, जो पासिंग हो जाएगा तो बस से कर को सूचनी देखो, उन्होंने ये सब मेन पढ़ ले तो बस। एक नज़म, एक ಒಂದು वाक्य और जो है बहु आಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು है नी, इनको लिख लेता। और अलंकारा और पैसेज दे दिन तुम ना, तुम्हें मोर देन पासिंग से आराम से ले जा, इस बार तो बहुत ही आसानी से लिखे जा। लेकिन डोंट थिंक फॉर ओनली पासिंग लेना, अगर को स्कोरिंग लियो, क्योंकि तुमने कॉलेज में जाना, अच्छे कॉलेज में सीट, यू नीड मोर मार्क्स। तुम्हें अच्छे मार्क्स है तो अच्छे कॉलेज में सीट मिलती है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा डोनेशन देना, बहुत ज़्यादा फीस भरना, अच्छी सीट मिलती नहीं, अच्छी कॉलेज में लेते नहीं, या अच्छी कॉम्बिनेशन मिलती, ये तमाम चीज़ें होती है। सो डोंट थिंक लाइक दैट कन्नड़ा जिसमें पास होगा ना, इससे स्कोरिंग से भी टेक इट एज ईजी और पुट एफर्ट, यू विल गेट सक्सेस। तो इसमें ये लाइन लिखना, उಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು दिए तो ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ, ये तुम्हें लिखना। ಎನ್ನ ಕಾಲೆ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ तुम्हें लिखना। ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೇಳೆಯ लिखना। तो आखिरी लाइन उन्होंने देखो, स्थावर कड़िउंटु जंगमक कड़िविला। सो यू कैन सी इन द क्वेश्चन, राइट। तो सेम मैं समझा को इसी को नीट से लिख रहे, तो यू विल गेट द मार्क्स ईजिली। तो तुम ना इसमें दोनों भी लिखना कर को ज़रूरत नहीं है नज़म, डोंट वेस्ट द टाइम, जस्ट क्वेश्चन नंबर डालो। 34 क्वेश्चन नंबर है, 9th मेन क्वेश्चन नंबर 34 डालो। कौन सा ईजी है? 2 में 1 लिखो। अगेन आई एम सेइंग एनी वन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन अ बोर्ड एग्जाम, एनुअल एग्जाम में, नो नीड टू राइट बोथ। क्वेश्चन नंबर 34 डालो, 9th मेन, तो 1 नज़म लिखती। मुझे हाय आती सर 2 भी लिख डालते हो तो भी 1 ही कंसिडर करते, सो यू आर वेस्टिंग टाइम। वो टाइम जो है तुम यूटिलाइज करो, दूसरा कौन सा डिफिकल्ट देख रहा है, कौन सा आंसर लिखना है, उसको एफर्ट डाल के लिखो। सम स्टूडेंट विल से सर हम 2 भी आते थे, 2 भी लिख डाले। सो 2 भी लिख डाले तो नथिंग यू आर गोइंग टू बी गेट फ्रॉम दैट। एक ही को कंसिडर करती, एक ही का मार्क्स देती, तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला, ओके। तो बेटर तुम्हें एक जो में सेलेक्ट कर लो, कौन सा कॉन्फिडेंट थी, कौन सा अच्छा दिख रहा तुम ना वो लिखो, या फिर तुम ना बेस्ट कौन सा दिखता वो लिखो। इस तरह से एक अटेम्प्ट करको, यू विल गेट 4 मार्क्स रिवार्ड फॉर दिस, ऐसा देखो, ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मेन शुरू हो रहा है, देख सकती 4 मार्क्स का ये लेंथी आंसर है, 8 वाक्य का, जो कि तुमने इसमें भी 2 ऑप्शन देती, 2 क्वेश्चन देख रही थी, 2 में से 1 लिखना तुम्हें, यानी 1 यू आर गोइंग टू बी राइट, ओके। ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು 8 ಅಥವಾ 10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ उत्तर बरेइरी, ओके। नीचे दिए गए सवाल को 8 या 10 जुमले में जवाब दीजिए। तो 4 मार्क्स, एक सवाल रहेगा, 4 मार्क्स, एक ही सवाल लिखना। 2 ऑप्शन दी उन्होंने, देखो यहाँ अथवा का तो और 2 ऑप्शन, 2 सवाल दी, 2 में से तुम ना कौन सा अच्छा दिखता ऑप्शन 35 डालो, उसका आंसर लिखो। तो तुम्हें इसका आ रहा है तो क्या कर को नहीं, तुम्हें होना तो ऐसा दिखाना चाहती हो तो ये सवाल लिख ले सकती, नहीं लिखे तो भी चलता, उनको मालूम हो जाता ये रिलेटेड, इसका आंसर लिखी और इसका आंसर है तो इसका रिलेटेड है, हम ना इवैल्यूएशन करने में मालूम हो जाता है। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट,
जस्ट क्वेश्चन नंबर डालो, तो ऊपर वाला आंसर तुमना इजी दिख रहा तो वो लिखो, नहीं तो नीचे वाला आंसर इजी दिख रहा तो वो लिखो। तो दोनों भी एक ही लेसन के देखो, यहाँ पे देख सकती। ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಮಾಲೆಯ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಲೇಖಕರು ವರ್ಣಿಸಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮೆಚ್ಚುವ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ करको है। ओके, तो देख सकते हैं अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दैट। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ। ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 35, ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಮಾಲೆಯ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಲೇಖಕರು ವರ್ಣಿಸಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮೆಚ್ಚುವ अंशಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ। गंगेಯಲ್ಲಿ दीपमाले एक लेसन है तुम्हारा, गंगेಯಲ್ಲಿ दीपमाले। तो इसी चैनल में उस लेसन को मैं करको तुम्हें जाको डिटेल से देख सकती, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, रीडिंग और अभ्यास प्रश्ನೆಗಳು सब करको। तो गंगेಯಲ್ಲಿ दीपमाले इस लेसन में जो सुंदर दृश्य, खूबसूरत किस्म के जो सीन ही नज़ारे जो ही लेखकರು ऑथर जो है ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಆಥರ್ जो लेखकರು जो डिस्क्राइब करको ही उसके रकम को ರೀತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮೆಚ್ಚುವ अंशಗಳೊಂದಿಗೆ, तुम्हें जो है खुशी से तुम्हें जो है उसको जो है मेचुआ, तुम्हें जो इसको पसंद करने वाले या फिर तुम्हें अप्रिशिएट करने वाले पॉइंट्स को लिखो। गंगेಯಲ್ಲಿ दीप, इस सबक से जो है सुंदर दृश्य, खूबसूरत के सीन को लेखकರು ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಆಥರ್ जिस तरह से डिस्क्राइब करको हैं उस तरह की रीति रकम को ನೀವು ಮೆಚ್ಚುವ अंशಗಳೊಂದಿಗೆ विवरिಸಿ। जो तुम्हें मानती तो अप्रिशिएट करती उस पॉइंट्स को लिखो। ओके, तो अब उसी आंसर को हमें डिस्कस करेंगे। गंगेಯಲ್ಲಿ दीपमाले सुंदर दृश्यವನ್ನು ಲೇಖಕರು ವರ್ಣಿಸಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ। तो आंसर क्या है, ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಗಂಗೆಯು 2-3 ಕವಲಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ। ಆ ಕವಲುಗಳ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಜನರು ಗಂಗಾರತಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ನೆರೆದಿದ್ದರು। ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಂಗಸರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ದೀಪದ ದೊಣ್ಣೆಗಳಿದ್ದವು। ಎಲೆಯ ದೊಣ್ಣೆ, ಅದರ ತುಂಬ ಹೂವು, ನಡುವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬುತ್ತಿ, ಆ ಬತ್ತಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಉರಿಯುವ ದೀಪದ ದೊಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ। ತೇಲಿಬಿಟ್ಟ ದೊಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾರು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಸೆಳವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಗಿರಗಿರನೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ। ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗಿ ದೀಪ ಆರಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಹೂವು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ। ಕೆಲವು ದೊಣ್ಣೆ ದೀಪಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಉರಿಯುತ್ತಾ ಸಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ದೊಣ್ಣೆಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗುತ್ತವೆ। ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಉರಿಯುವ ದೀಪಗಳೊಡನೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ। ಅಸಂಖ್ಯ ದೀಪಗಳು ನದಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಮಾಲೆಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದವು। ಸಂಜೆಯ ಬೆಳಕು ಕರಗಿ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಾದಾಗ ಸೊಬಗು ಬೇರೆ ತೆರನಾಗಿ ತೋರತೊಡಗಿತ್ತು। ಆ ದೀಪಗಳು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಏಳು ಬೀಳುಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರಿತು। ಹೀಗೆಂದು ಲೇಖಕರು ಗಂಗೆಯ ದೀಪಮಾಲೆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ। मतलब हरिद्वार में ब्रह्मकुंड है, जहाँ पे हत्तीरा ब्रह्मकुंड के पास गंगा जो रिवर है 2-3 कवलागी, यानी जैसा गंगा रिवर आ रही है समझो, आई तो इन्हें 2 कवल बन को चले आ रहे, ऐसा 2 तरफ से इन्हें भोले को जा रही है। 2 कवलागी का तो गंगा आते आते 2 जो है अलग पार्ट बन को बहते हुए जा रही है। तो आ कवलुಗಳಲ್ಲಿ उस बहते हुए पार्ट में किनारे में ಸಾವಿರ ಜನರು, हज़ारों की तादाद में लोग जो है गंगा की जो आरती पूजा करती। तो लेसन एक्सप्लेनेशन के टाइम में मैं बताऊँ गंगेली दीपमाले तुम ना वहाँ पे मिल जाता है, मैं लेसन कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन करको, तो तुम इसी चैनल में टाइप करो जस्ट लेसन का नेम तुम्हें मिल जाता है। ओके, तो उसी को बता रहा हूँ। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल गैदर देयर टू डू द गंगारती को देखने के वास्ते, जो कि पूजा होती है, उसको ನೋಡಲು ನೆರೆದಿದ್ರು, यानी हज़ारों की तादाद में लोग जो गंगा की आरती होती है उसको देखने के लिए जमा हुए थे। ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, हर एक के हाथ में ज़्यादातर ಹೆಂಗಸರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ, उसमें भी औरतों के हाथ में ಹೂವಿನ ದೀಪದ ದೊಣ್ಣೆಗಳಿದ್ದವು। फूल से बने हुए जो है दिए थे, फूल से बनाए हुए दिए, ಎಲೆಯ ದೊಣ್ಣೆ और पत्ते के दिए। कैसा वो दिया कैसा था, फूल का दिया का, तो पहले पत्ते से दोने बना लेती हैं, ऐसा राउंड शेप बना लेती हैं। बाद में अदर तुम्बा हूँ उसके अंदर, पत्ते के अंदर पूरा फूल रख ले को, नड़ुवे एण्णेया बत्ती, बीच में जो है तेल की जो बत्ती, तेल में ये करा हुए बत्ती रखे रहती। आ बत्ती की, उस बत्ती को दीप हच्ची, दीपा चिराग जला को उरियुव दीपद दोन्नियन्नु, जलने वाली दिए की दोन्ने को ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, पानी में जो इसे बहा को छोड़ती।
तेली बिट्टा दोन्नेಗಳಲ್ಲಿ जो भाग को छोड़े दोन्ने उसमें ಕೆಲವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ कुछ जो है पानी में जाकर ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾರು एक दो मार जो है दूर ಹೋಗುತ್ತವೆ दूर जाते हैं ಸೆಳವಿಗೆ सिक्की उस पानी में बीच में ಹಾಕೋ ಗಿರ ಗಿರನೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ गिर गिर करको फिरती बाद में तले ಕೆಳಗೆ ऊपर नीचे होको दीप आ रहे दिए जो है बुझकर ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಹೂ उसमें जो फूल थे ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ इधर उधर भोले को चले आती ಕೆಲವು ದೊನ್ನೆ ದೀಪಗಳು कुछ जो है दोन्ने के दिए जो हैं ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಉರಿಯುತ್ತಾ थोड़ी दूर जलकर आगे जाको ಸಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ पानी में रिफ्लेक्ट होती प्रतिबिंबिಸುತ್ತವೆ आमेले ಬೇರೆ ದೊನ್ನೆಗಳಿಗೆ बाद में जो है दूसरे दोन्ने को तगुली तले ಕೆಳಗಾಗುತ್ತೆ बाद में उसको लक्को नीचे ऊपर नीचे होती इन्नु ಕೆಲವು ಉರಿಯುವ और कुछ जो है जलने के दीपಗಳೊಡನೆ दियों के साथ दूर दूरಕ್ಕೆ दूर दूर जो है ಹೋಗುತ್ತವೆ जाते असंख्य दीपಗಳು इस तरह से बेहिसाब दिए जो है नदियಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ पूरे नदी में भर को अद्भुत दृश्यमाले ने एक बहुत ही बेहतरीन का सीन जो है क्रिएट करती निर्मिसिदವು संजय बेಳಕು शाम की रोशनी जो है करेगी उतर को कग्गತ್ತಲೆ आದಾಗ जब रात हो जाते उसकी जो है ब्यूटीनेस ಸೊಬಗು ಬೇರೆ ತೆರನಾಗಿ ತೋರತೊಡಗಿತು अलग ही किस्म से दिखाई देती है आ दीपಗಳು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ वो दिए जो जाने वाले बಗೆಯನ್ನು कंडे उस रहम को देखकर मनुष्यನ ಜೀವನದ इंसान की जिंदगी की ಏಳು ಬೀಳುಗಳ ಅನುಭವ ऊपर नीचे की जो एक्सपीरियंस है ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತೆ दिए जैसा दिखाई देती है ತೋರಿತು ಹೀಗೆಂದು ಲೇಖಕರು इस तरह से ऑथर जो है गंगेಯಲ್ಲಿ दीपमाले दृश्यವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ इस तरह से ऑथर जो है गंगे में जो दीपमाले यानी गार्लैंड्स ऑफ लाइट यानी दियों का जो हार के जैसा माहौल बनता है गंगा में जहाँ पे हरिद्वार है जहाँ ब्रह्मा कुंड है उस जगह पर उस सीन को वो जिस तरह से ऑथर यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही वो डिटेल से हमें इस आंसर में लिखना तो सवाल वो है गंಗೆಯಲ್ಲಿ दीपमाಲೆಯ सुंदर दृश्यವನ್ನು ಲೇಖಕರು ವರ್ಣಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ यानी गंಗೆಯಲ್ಲಿ दीपमाले इस लेसन में गार्लैंड्स ऑफ लाइट्स यानी दियों का हार ओके कहाँ गंगे में तो यहाँ पे जो नज़ारा जो दिखता है जो पूजा के टाइम में गंगा आरती के टाइम में जो नज़ारा दिखता है लोग जमा रहती हैं दिया जलाते रहती और जो है आरती होते हैं उस अंदाज को उस रकम को आथर कैसा बोल को ही उसे तुम्हें डिटेल से लिखो आंसर में लिखो जो कि लेंथी आंसर है 8-10 जुमलों में लिखना इसका रिवार्ड भी जो है तुम ना 4 मार्क्स बेहतरीन 4 मार्क्स मिलता है अगर सर पूरा पॉइंट नहीं याद हो तो कितने पॉइंट्स होती है उतने याद लिखो ओके नथिंग देन समथिंग अब तुम्हें पूरे पॉइंट्स नहीं होते कुछ पॉइंट लिखे तो उसमें तुम्हें 3 मिल सकती है 2 मिल सकती है ओके 0 लेने से बेहतर है 3-2 ओके सो डोंट लीव एंड कम द आंसर्स अटेम्प्ट एंड कम दिस आंसर और तुमने फाइनली तुम ना उसी का आंसर याद है सम पॉइंट इसके जो है रिलेटेड करने वाले सवाल के जो है कुछ आंसर भी तुम्हें लिख कर आ गया सो ईजिली यू विल गेट द सम एटलीस्ट नथिंग समथिंग मार्क्स भी तुम ना मिलती हैं सो ऐसा करो तो एग्जैक्ट एच आंसर लिखने की कोशिश करो अगर तुमने सेकेंडरी याद नहीं हुई उस तरह का मुश्किल हो गया भूल गए तो ऑन दैट सिचुएशन ये सेकेंड रकम भी तुम्हें कर सकती ओके तो ये हुआ जिस तरह से हरिद्वार में ब्रह्मकुंडा के पास जो जिस तरह से 2 कवल बन को जो है नदी बहती है वहाँ पे हज़ारों तादाद में लोग जो है जमा होती गंगा आरती को देखने के वास्ते हर एक के हाथ में उसमें भी औरतों के हाथ में फूलों का दिया जो है उनके रहता दोन्ने का दिया जो कि पत्ते में एक दीप के जैसा दिया के जैसा बनाती उसके ऊपर जो है फूल रखे रहती बाद में उस फूल के अंदर जो है एक तेल की बत्ती लगे रहती उस बत्ती को दिए से जला को जो रोशनी आने के बाद उसको पानी में बहा को छोड़ती ऐसा जो है जो बहा को छोड़े ऐसे दिए कुछ लोग कुछ दिए जो है पानी में जाते जाते डूब जाती कुछ इधर उधर भोले को चल जाती है ना कुछ दिए जो है बहुत दूर तक जो है जलने को जाती उसकी जो है रिफ्लेक्शन पानी में भी दिखते हैं जल रही सो वो जो है रोशनी पानी में भी आते हैं तो वो देखने में बहुत ही अच्छा जो है एक्सपीरियंस होता है और कुछ दूर दूर तक भी जाती ये सब देखना एक बहुत अद्भुत एक बहुत शानदार ज़बरदस्त नज़ारा रहता है और शाम का जैसे ही अंधेरा ख़त्म होने आता है तो वहाँ पे दियों का जो है रोशनी दिखाई देते रहती है एक बहुत अच्छा मज़ेदार किस्म का जो है मुझे एक्सपीरियंस यहाँ पे मिला कर को ऑथर बोलती वो तमाम पॉइंट्स तुम्हें लिखना ओके तो 4 मार्क्स भी तुम्हारा रिवार्ड मिलती ओके तो 2 ऑप्शन देखो ही 2 में एक तो सेकेंड का भी वॉच सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रही हूँ उसी लेसन का दी सेम पॉइंट लिखे तो तुम्हें मिल जाती ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಮಾಲೆ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ये भी उसी का ही है उसी लेसन का ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಮಾಲೆ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಮಾಲೆ जो लेसन है इसमें का सारांश इसमें के जो कंटेंट की तुमने क्या चीज़ समझ में क्या क्या बातें तुम्हें जानती वो अपने बातों में लिखो विवरिसी बरेरी
जो इस सबक के जो पॉइंट्स थी, कंटेंट्स थी, तुम्हें अपने अंदाज से, अपने ही बातों से, जिस तरह से ऑथर बता को दी वो चीज़ों को लिखो। तो यही पॉइंट उठा को तुम्हें लिख डाले तो तुम्हें मार्क्स मिलती। ओके, उसका सेपरेट करके याद कर ले को, तुम्हें टाइम वेस्ट करो ना को। सो लाइक दिस ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट द मार्क। तो 4 मार्क्स ही, दो के भी आंसर लिख ले बिड़ो को। क्वेश्चन नंबर 35 डालो, एक आंसर लिखो, ख़त्म। ओके, देन कितने पॉइंट होती हैं, सेकेंडरी तुमने याद नहीं हो उतने पॉइंट अटेम्प्ट करो, लीव दैट, देन गो टू नेक्स्ट मेन, 11th मेन, जो कि ये इजी वाला मार्क। देखो पासिंग हो गया तो बस कर को जो चाहती है उनको 11th मेन वेरी इंपॉर्टेंट मेन, सर आई नीड टू जस्ट पास आउट हो जाना है, तो देखो 11th मेन डेडी से तुम्हारे 4 मार्क्स तुमना मिल जाती। ओके, इसमें तुमना पैसेज देती, पैसेज पढ़ लेना, उसका आंसर करना। ओके, तो 11th मेन पैसेज देती, 2 क्वेश्चन रहती, उसके आंसर तुम्हें पैसेज में का जो है सेलेक्ट करको आंसर लिखना। सो और क्या भी नहीं, सो इजी, तुम्हारे पॉकेट में 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್। ಕೆಳಗಿನ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ। ಕೆಳಗಿನ गद्य भाग नीचे दिए गए सबक को मनस्सिनल्ली ओदिकोंडु अपने मन में, यानी साइलेंट रीडिंग कर ले को, हल्लू से अपने मन में पढ़ ले को, कोट्टिरुवा प्रश्नेगळि दिए गए सवालों का जवाब दीजिए, उत्तर बरेरी, दिए गए सवालों का जवाब करो, अपने मन में इस दिए गए सबक को पढ़ लो और इसी में का जो है तुम्हें आंसर को सर्च करको दिए गए सवाल के जवाब लिखो। तो 11th मेन का है वेरी इजी मेन, रीड द पैसेज एंड आंसर, यानी तुमने एक लेसन सबक देखो रहती, उसी में आंसर छिपा रहता है और इसके 2 सवाल देती ये सबक के बाद, वो 2 सवाल के आंसर कर देना, बस सवाल नंबर डालना, आंसर डालना। सो यू विल गेट द 4 मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर। तो लेसन यहाँ तुमने क्या देखो देखेंगे पैसेज में, नान इल्ली गुरुस्थानदल्ली निंतिल्ल, तो एक सबक तुमने कंटिन्यू हो रहा है यहाँ से 11th मेन का। ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಶಿಷ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮೂಡಿರಬಹುದು, ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡಲು ಭಾವಾವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ, ಯುವಕರು ನಿರಂಕುಶಮತಿಗಳಾಗಬೇಕು। ನಿರಂಕುಶ ಮತಿ ಎಂಬುದು ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು। ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ವಿವೇಕಹೀನವಾದ ಸ್ವಚ್ಛಂದದ ವರ್ತನೆ, ಸಂಯಮ, ಪೂರ್ಣವಾದ ಬುದ್ಧಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ನಿರಂಕುಶ ಮತಿ। ಮತಿ ಮಾನವನ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಆಯುಧ, ಮತಿಯೇ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತೋರುವ ರತ್ನದ ಕೈದೀವಿಗೆ, ಮತಿಯ ದಸೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನರಜೀವಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾನೆ, ಮತಿಯ ಕೃಪಾ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕಾಗಿದೆ। ಓಕೆ, ಮತಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಹಕ್ಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ಮತಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ರನ್ನ ದೀವಿಗೆಯಾಗಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿಯೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೋ ಮತಿ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಅದರ ಗತಿ ಮೌಢ್ಯದಿಂದಲೂ, ಮತಾಚಾರಗಳಿಂದಲೂ, ಸಮಾಜ ಭೀತಿಯಿಂದಲೂ, ರಾಜ ಭಯದಿಂದಲೂ, ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ಮೋಹ ಮಾಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಅದು ಸತ್ವರಹಿತವಾಗಿದೆ, ಕಾಂತಿಹೀನವಾಗಿದೆ। कनेक्ट एक पैसेज मती का तो यहाँ पे अखलाक के बारे में बोल रही, तुम्हारा अखलाक कैसा रहना, ओके, किरदार कैसा रहना, तुम्हारा अखलाक बराबर है तो उसमें तुम ना एक क्या क्या जो है फ़ायदेमंद होती हैं, तमाम के ऊपर रोशनी डालते हुए उन्हें बोल रही। तो क्वेश्चन क्या है, बदुकिनल्ली मतीय महत्ववेनु, ज़िंदगी में हमारे अखलाक के फ़ायदे क्या हैं। तो यहाँ से है आंसर उसका, देखो, मति ಮಾನವನ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಆಯುಧ, ಮತಿಯೇ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತೋರುವ ರತ್ನದ ಕೈದಿವಿಗೆ, ಮತಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನರಜೀವಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾನೆ, ಮತಿಯ ಕೃಪಾ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕಾಗಿದೆ। यहाँ तक लिखना। तो ज़िंदगी में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर डालती तो मेन डालती, उसका आंसर लिखती बुकलेट में, तो आंसर यहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट 1 का आंसर, तो मैं मार्क करके तुम ना बता रहा हूँ। ओके, तो इतना लिखे तो तुम ना 2 मार्क्स मिल जाती। ये मती का इंपॉर्टेंस बोले, मती यानी अखलाक के फ़ायदे क्या। नेक्स्ट, निरंकुश मति ಮತ್ತು निरंकुश प्रभुत्व नಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು। निरंकुश मति और निरंकुश प्रभुत्व अगर कोई, इसका डिफरेंस क्या है, ये भी तुमने हैंच मिल जाता। देखो यहाँ है
ನಿರಂಕುಶ ಮತಿ ಎಂಬುದು ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ವಿವೇಕಹೀನವಾದ ಸ್ವಚ್ಛಂದದ ವರ್ತನೆ, ಸಂಯಮ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬುದ್ಧಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ನಿರಂಕುಶ ಮತಿ. ಮತಿ ಮಾನವನ सर्वोत्कृष्टवाद आयुध. यहाँ तक लिखना तुम्हें. सेकेंड वन का आंसर है, सॉरी, सर्वोत्कृष्टवाद आयुध. यहाँ से लिखना तुम्हें. निरंकुश मति ಎಂಬುದು यहाँ से शुरू करना. निरंकुश मति और निरंकुश प्रभुत्व का डिफरेंस क्या, तो ये यहाँ से यहाँ तक लिखे तुम ना, सेकेंड वन का जो है आंसर मिल जाता. तो इसमें क्या करें, फर्स्ट वन का नेक्स्ट लाइन में दी, सेकेंड वन का पहला देखो ही. ओके तो तुम्हें एक बार एक पेपर में देखे, ज़्यादातर पेपर में फर्स्ट वन का पहले के लाइन में आंसर आ जाता था, सेकेंड वन का नीचे के लाइन में. तो यहाँ पे जगह ट्विस्ट करी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नीचे के लाइन में है और सेकेंड वन का आंसर ऊपर के लाइन में है. तो तुम्हें केयरफुल रहना. तो सबसे पहले क्या कहते हो, पैसेज पढ़ लेना सबसे बेस्ट और समझ लेना, और देन क्वेश्चन का आंसर लिखना, कहाँ है फाइंड आउट करके तुम्हें लिखना. ऐसा करो. तो तुम्हें गेसिंग में लास्ट टाइम में बोला था कि ज़्यादातर जो है फर्स्ट पैसेज में आ जाता आंसर फर्स्ट वन का, दूसरा जो है सेकंड में आता बोला था. तो इस पेपर में उस तरह से दी और दूसरे मॉडल पेपर में उसी तरह से देखो ही. इक्का दुक्का में अगर तुमने ऐसा आ गया तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि डोंट फाइंड, लेकिन बिगिनिंग पॉइंट में आता है, सेकंड में नहीं आता. अगर को ऐसा सूचनों को तो पढ़ लो, पैसेज को समझ लो, एक 5-10 मिनट्स निकालो, देन क्वेश्चन क्या है समझो, उसका पॉइंट्स ज़रा तुम्हें अंडरस्टैंड कर ले को, वो ये फलाना इसका आंसर ये है, यहाँ तुम्हें उसे मार्क कर को उसको जस्ट आंसर लिखो. तो ये 2-2 मार्क्स का थोड़ा लेंथी आंसर ही रहता है, तो ज़्यादा लाइन में दिखाया, तो उस तरह से तुम्हें लिखना, देन यू विल गेट द 4 मार्क्स. तो यहाँ पे इस मॉडल पेपर का मैं 11th मेन तक कंप्लीट करी हूँ. अब इसके बाद का एस्से रेटिंग और लेटर रेटिंग, ये 2 मेन ही, ये जो कि मैं आने वाले पार्ट में, जो कि मॉडल पेपर 2 आने वाले पार्ट में इसका फाइनल जो 9 मार्क्स का है, इसका मैं डिस्कस करने वाला हूँ.